मेरा नाम योगेंद्र है और मैंने यूपीपीसीएस 2022 में इंटरव्यू दिया था और यूपीपीसीएस 2023 में मैंने मेंस दिया था और मैं आपको अपनी मार्कशीट के हिसाब से बता दूंगा। तो और 2023 में मेरे को 98 मार्क्स मिले। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे को 81 मार्क्स उसमें 81 से 98 मार्क्स मैंने अचीव किए थे। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है या सेशन है, ये सबसे पहला हमारा सेशन होगा और इसके हिसाब से हम बताएंगे आपको। हमारा जो प्लान है इस चैनल का वो ये है कि हम आपको धीरे धीरे हर एक चीज का जो भी पेपर है कैसे क्या है उसको डिकोड करके आपको ऐसे सर्व करें कि आपको धीरे धीरे चीजें बड़ी आसानी से समझ में आए। हमारा जो प्लान है बेसिकली वो ये है कि हम आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही वो चीज़ें प्रोसीड होती रहेंगी चलती रहेंगी उसके साथ साथ हम आपको सेशन के साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम डेली के असाइनमेंट्स देते हैं। अभी हमारा हिंदी का असाइनमेंट्स उसमें चल रहा है, साथ ही साथ हम यूपी स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल में यूट्यूब चैनल में हम आज हिंदी का लेक्चर डाल रहे हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे हम उसमें पेपर 5 और पेपर 6 का भी लेक्चर डालते रहेंगे। जो हमारी टीम है उसमें मैं हूँ, शैलेंद्र सर हैं और ऋषि सर हैं। हम तीनों ने इंटरव्यू अपेयर किया हुआ है यूपीपीसीएस का और जितना भी हमको पता है हम आपको एक हैंड होल्डिंग अप्रोच के साथ चीज़ें बताते रहेंगे। चलिए ये रहा परिचय हमारा और हमारे ग्रुप का। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी का ये पहला लेक्चर है, श्री गणेश करते हैं हिंदी के साथ। तो बेसिकली हिंदी जो होती है वो 150 मार्क्स की होती है, वो आपको पता होगा। थोड़ा सा रिलेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा सकते हैं। मैं आपको 2000 मैं भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो मैं उठा लेता हूँ कौन सा, मैंने उठाया है 2023 का जो पिछले साल का पेपर रहा है, जिससे कि आप भी अपने साथ एक पीवाईक्यू उठा लीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपने 2023 का पीवाईक्यू उठाया होगा तो। अब देखिए बेसिकली क्या है पूरा फॉर्मेट। सबसे पहले तो ये 150 मार्क्स का होता है पेपर। थोड़ी राइटिंग में दिक्कत है मेरी तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 मार्क्स में जो भी पेपर होता है उसमें मैं पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला है 80 मार्क्स का डिवीजन और दूसरा डिवीजन है वो है 70 मार्क्स का डिवीजन। इस 80 मार्क्स में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपका गद्यांश वाला और एक होता है पत्र लेखन वाला। और दूसरा 70 मार्क्स का जो भी पूरा 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली किस चीज में होता है, वो होता है आपका सबसे पहले आपसे उसमें पूछा जाएगा विलोम। दूसरा आपसे पूछा जाएगा उसमें विलोम के अलावा फिर आपसे उसमें पूछा जाएगा प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय एवं उपसर्ग। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका प्रत्यय उपसर्ग के अलावा एक पदबंध रहता है, वाक्यांश रहता है, उसका आपको एक शब्द में लिखना होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा उसमें आपका रहेगा फिर शुद्धिकरण के लिए। तो जो शुद्धिकरण होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है वाक्य शुद्धता, दूसरी होती है वर्तनी शुद्धता। तो वाक्यों को आपको शुद्ध करना होता है उसमें। जैसे कि मैं आपको पूरा बताऊंगा एक एक चीज करके, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम चलेंगे बेसिकली कैसे गद्यांश को डील करना है, कैसे पत्र लेखन को डील करना है, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। और पहले ही चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स डाले जा चुके हैं, तो आप उसमें पत्र लेखन की चीजें भी मैं पिन कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या देखना है चीजों को हिंदी के लिए। उसके अलावा आपका होगा वाक्य शुद्धता और वर्तनी शुद्धता। वाक्य शुद्धता एवं वर्तनी शुद्धता। उसके अलावा रहेगा आपका फिर एक फाइनली रहता है मुहावरा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपनी आरटीआई लगा के कॉपी भी चेक की थी, देखा था।
जो आपके ये वाला सेक्शन है 80 मार्क्स का, आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, वो मिलते हैं गद्यांश से। आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 35 से लेकर 38 मार्क्स तक। गद्यांश से आपको मिलेंगे गद्यांश से आपको मिलते हैं मार्क्स 35 से लेके 38 तक। ये तो मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात बता रहा हूँ। और पत्र लेखन से आपको 12 से 14 मार्क्स मिलते हैं। ये आपको मिलने के मार्क्स का इसमें स्कीम रहता है। पर ये अगर आपने 70 मार्क्स को एकदम सटीक तरीके से लिखा है तो आपको इसमें 65 मार्क्स कहीं नहीं आपकी गए। मेरा इस बार का अप्रोच यही था कि मेरे को 80 मार्क्स से ज़्यादा फोकस करना है 70 मार्क्स पे, और उसका मुझे एक फ़ायदा भी मिला क्योंकि मेरे मार्क्स इस बार पिछली बार से ठीक थे। मैंने कॉपी भी देखी है तो मुझे ये चीज़ें पता चली कि हाँ, अगर हम इस 80 मार्क्स को जिस पे हम ज़्यादा जोर देते उससे ज़्यादा अगर हम 70 मार्क्स पे जोर दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जनरल रेंज पत्र लेखन की आपको रहेगी कितनी, 10 से 12 या 14। बट अगर आपने इस पे काम कर लिया तो ये आपको नंबर या तो ये आपके 30 में रहते हैं, नहीं तो ये आपके नंबर 65 में रहते हैं। तो जो रेंज है वो यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन ये 70 वाले मार्क्स में रेंज बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं हम बेसिकली एक एक चीज़ को देखते हैं कि गद्यांश में क्या रहता है, क्या स्कीम्स रहती हैं, मतलब कैसे स्कीम है, क्या नंबर ऑफ डिवीजन है, किस तरीके से नंबर मिल रहे हैं, क्या है, ये सब हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो नंबर प्रश्न संख्या नंबर 1। प्रश्न संख्या नंबर 1, इसमें क्या रहेगा, इसमें गद्यांश रहेगा। उस गद्यांश को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है पहले, सबसे अच्छे तरीके से 2 से 3 बार आप पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो होती है 5 + 5 + 20 की। अब 5 में पहला पूछ लेगा कि जो भी आपका लिखा हुआ गद्यांश है उसको अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा पूछ लेगा कि एक कोई वाक्य उसने पूछ लिया कि हाँ ये एक वाक्य है इस पूरे गद्यांश का, उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और तीसरा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स रहता है वो रहता है कि एक उसमें गद्यांश रेखांकित कर दिया है, अब वो आपको बोलेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या होती है, भावार्थ होता है, व्याख्या करना होता है। भावार्थ या व्याख्या होता है वो आपका, आप उसमें शब्द सीमा नहीं रहती है, और शब्द सीमा नहीं रहती तो आप उसमें चीजें लिख सकते हैं। परंतु जो प्रश्न 2 है, जो मेन है, जिसके लिए बच्चों को बहुत डर लगता है और मुझे भी बहुत डर लगता था, वो हुआ करता था आपका गद्यांश में, प्रस्तुत 2 नंबर संख्या गद्यांश में संक्षेपण का, और संक्षेपण के साथ साथ शीर्षक का। संक्षेपण और शीर्षक, जो संक्षेपण है आपका वो क्या होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, और साथ ही साथ शीर्षक जो होता है उसको समझने में थोड़ा सा मुझे भी अभी भी मुझे कठिनाई होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रश्न नंबर संख्या 2 होती है उसको मैं कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार पढ़ता हूँ पहले तो। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि इसमें मेजरली क्या पूछा जा रहा है, क्या थीम है, उसके हिसाब से मैं शीर्षक लिखता हूँ। जैसे इसमें जो भी आप देख रहे हैं 2023 के पेपर में, इसमें आपको बार बार क्या शब्द मिलेगा, धर्म नैतिकता, धर्म नैतिकता। तो मैंने लिखा था इसका धर्म एवं नैतिकता। और साथ ही साथ आप इसका जो संक्षेपण है जिसमें 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके में कुछ नियम होते हैं। 20 नंबर का जो होता है इसके कुछ नियम होते हैं। अब मैं आपको संक्षेपण के कुछ नियम बताता हूँ। संक्षेपण के नियम, इसके लिए हमारा सेशन हो चुका है ग्रुप में ऑलरेडी, लेकिन सर ने कहा कि यूट्यूब में रिकॉर्डेड लेक्चर होना चाहिए, इसीलिए यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है। तो संक्षेपण के जो नियम है वो होते हैं, पहला कि इसमें क्रमबद्धता होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लो मेंटेन करना। क्रमबद्धता होती है, क्रम व्यवस्था पे फोकस नहीं करना है कि जिस क्रम में वाक्य दिया हुआ है उस क्रम में आप उसको व्यवस्थित करते हुए लिखते जाए, उससे ज्यादा फोकस करना होता है फ्लो में। दूसरा है, इसमें आपको फोकस करना है क्रमबद्धता के अलावा
एक होता है संक्षेपण का सार, जिसको हम कहते हैं मूल, सार गर्भिता, कंक्लूजन, मूल, सार गर्भिता, जो आपका होता है मूल। ये कैसे पता चलेगा इसका मूल क्या है? जब आप 5 से 6 बार पढ़ेंगे चीजों को तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, इसका मूल क्या है। उसके बाद होता है तीसरा कि इसमें स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती है। संक्षेपण की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप किसी भी पोस्ट पे जाएंगे और आपको एक आपके उच्च अधिकारी से कोई चीज की आपको रिपोर्ट करनी है या आपको बताना है, तो आप उस रिपोर्ट को 3-4 बार 6 बार पढ़ के अधिकारी का टाइम ज्यादा ना जाए, आपकी सुपीरियर का टाइम ज्यादा ना जाए, इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ के एक बेसिक उसमें क्या चीजें बोली जा रही हैं, उसका क्या कंक्लूजन है, उसके हिसाब से आपको चीजें बतानी होती है अपने सुपीरियर अथॉरिटी को। इसीलिए संक्षेपण को रखा गया है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें स्पष्टीकरण का कोई जरूरी नहीं होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि इसको 1/3 में समराइज करना होता है, 1/3 शब्दों में समराइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 120 शब्द का, पहले आपको एक एक चीज गिननी है कि गद्यांश कितने शब्द का है। अगर 120 शब्द का गद्यांश है तो आप लिखेंगे, जैसे कि ये आपने लिखा गद्यांश दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे गद्यांश, और गद्यांश के बाद आप पहले पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर आपको बताना होगा कि ये जो गद्यांश है 120 शब्द में है, और आपका जो आप संक्षेपण लिख रहे हैं, आपने संक्षेपण लिखा, यहाँ पे लिख दिया आपने संक्षेपण शब्द, और संक्षेपण शब्द कितना होगा? 120 का 3 कितना होता है? 40 शब्द, संक्षेपण शब्द 40। उसके अलावा इसमें सरल भाषा का प्रयोग होता है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए और लूसिड वे में होनी चाहिए। छठवां, व्याकरण उचित, मात्रा में कोई गलती ना रहे, व्याकरण उचित, भाषा रहे। इसमें और चीजें रहती हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि मुहावरों का एवं लोकोक्तियों का कोई भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग नहीं होगा इसमें। तो ये रहा संक्षेपण का पूरा मूल। अब ये आपके 60 नंबर के क्वेश्चन जो है सुनिश्चित हो गए कि आपने 60 नंबर का इस तरीके से आपको डील करना है। अब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको बाहर का कोई दिमाग नहीं लगाना है। कंक्लूजन में पहला लिखिए कि आपका दिमाग जो भी बाहर की आपकी नॉलेज है उसको यहाँ पे यूज नहीं करना है। जो भी आपको गद्यांश में लिखा है फिर वही मानना है कि वही सत्य है, और उसी के आधार पे आपको गद्यांश का संक्षेपण एवं भावार्थ करना है। गद्यांश का संक्षेपण आपका जो होगा वो केवल और केवल गद्यांश से ही रिलेटेड होगा। आपको बाहर की चीजें क्या है आपको उससे नॉलेज नहीं होना चाहिए। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, 10th 12th में पढ़ा करते थे कि हमको एक पैसेज दिया है, उसी पैसेज के हिसाब से हमको चीजें प्रेफी राइटिंग करनी होती थी। सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा, शब्द, मात्रा एवं व्याकरण, यह गलत नहीं होना चाहिए, विशेष ध्यान देना है इसमें। तीसरा, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कि आपको इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा वक्त दिया जाता है। इस पेपर को आपको करने के लिए 3 घंटे का जो भी आपको समय दिया गया है, आप चाहें तो इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सजा सजा के 2 बार लिख सकते हैं। जब मेरे 81 नंबर आए थे, मैंने उस पेपर को 1.5 घंटे से 2 घंटे में कर लिया होगा। 1.5 घंटे में मैंने उस पेपर को किया था। बट अब इस बार मैं उस चीज को समझ गया, 98 मार्क्स आए मेरे। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि मुझे उसको पेपर को बहुत साफ सुथरी मात्रा में लिखना है। साफ सुथरी मात्रा में लिखने के साथ साथ गद्यांश जो भी दिया गया है उसका शब्द सही हो, मात्रा सही हो, व्याकरण उचित हो। उसके लिए मैंने बहुत ही आसानी से मैंने मात्रा तक देखा था, कहाँ पे है आएगा, कहाँ पे है आएगा, ये सब चीजें करनी होती हैं। तो मैंने ये सब चीजें इस बार की थी। आपको बहुत ही ज्यादा समय मिलता है, आराम से आप कर सकते हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले व्याकरण एड्रेस कीजिए, व्याकरण पे जाइए। व्याकरण पे आप व्याकरण एड्रेस कर लेंगे, उसके बाद आप इन सब चीजों पे आइए जो आपके 80 नंबर पे हैं।
कंक्लूजन में यही है कि सबसे पहले तो आपको गद्यांश का संक्षेपण जब भी आप लिख रहे हैं या उसका भावार्थ लिख रहे हैं तो आपको गद्यांश के इर्द गिर्द ही चीजें लिखनी है। दूसरा, शब्द मात्रा व्याकरण में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे का समय रहता है, आप नीट एंड क्लीन प्रॉपरली राइटिंग लिखिए। नीट और क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी। नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी। ये एक मर्म है उसका। अब आ जाते हैं पत्र लेखन पे। पत्र लेखन की चीजें जो भी हैं आपको सर ने ग्रुप में डाल दी है। तो पत्र लेखन जो है, प्रश्न संख्या 3, इसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। 10-10 मार्क्स के, 20 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है? 4 चीजें पूछी जाती है। पहला होता है पत्र की परिभाषा होगी। दूसरा आपका होगा विशेषताएं। पत्र की विशेषताएं, कौन सा पत्र है, शासकीय, अर्धशासकीय, प्रतिवेद, आपका कार्यालय ज्ञाप होता है। इस तरीके से 6 होते हैं, हमने पूरा ग्रुप में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा उदाहरण के तौर पे। तीसरा आपका होता है प्रारूप और चौथा होता है आपका उदाहरण। ग्रुप में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। उदाहरण, और जिस तरीके से पत्र की परिभाषाएं बताई गई है आपको वही प्रारूप करना है, आपको रट लेना है। और रटने के अलावा आपको बाहर से नॉलेज नहीं लेना है। बहुत आसान आसान शब्दों में आपको रटना है और वहीं जाके लिख देना है। रटेंगे उतना ज्यादा नंबर आएगा। विशेषताएं कितने टाइप की होती है, प्रारूप क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। प्रारूप में आपको बताना होता है कि यहाँ पे मोहर लग रही है, मोहर लगने के अलावा यहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसे लिखा हुआ है, आपको उसका पूरा प्रारूप बताना होगा और बिंदी बिंदी कर देनी होती है। दूसरा जो उदाहरण होता है, आपको एज इट इज किसी का आपको वो एक केस स्टडी टाइप कर दे देंगे कि आप कहीं के जिला कलेक्टर को पत्र लिख, जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण करना है। तो आपको यहाँ पे उन्होंने बना दिया है। जिला कलेक्टर आपको आपसे मंडल कमिश्नर को बताना है कि आपने क्या क्या कार्य किया है, तो इसका आपको उदाहरण बताना पड़ेगा। एक प्रारूप होता है, प्रारूप में आपको बिंदी करके बता देनी होती है चीजों को। ये पत्र लेखन का व्यवस्था होती है। पत्र लेखन का पूरा उदाहरण सहित हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप देख लीजिएगा उसको। अब आते हैं उपसर्ग प्रत्यय पे। तो ये उपसर्ग प्रत्यय जो भी है आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। कैसे क्या करना है, चीजें आपको रटनी है चीजें और बता देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए हिंदी के लिए। बुक लिस्ट, बुक लिस्ट में एक आती है, मैंने पीएन पांडे सर की किताब पढ़ी है नालंदा पब्लिकेशन की। आप कोई भी ले सकते हैं, आप हरदेव बाहरी सर की किताब पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने पूर्वालोकन घटना चक्र का आता है पीसीएस आरओ के लिए, वो घटना चक्र, वो किताब भी बहुत ही अच्छी है, आप उसको भी देख सकते हो। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज। कुछ बातें और याद रखनी है मुहावरे के लिए स्पेशली। पहली चीज तो जो किताब में दिया है आपको वही अर्थ लिखना है। आपको अपने से कोई दिमाग लगा के उसका अर्थ नहीं लिखना है। साथ ही साथ जो भी आपका वाक्य प्रयोग होगा उसमें आपको जीएस में जो भी आपने नॉलेज पढ़ी है जीएस का उपयोग करना है। जीएस की नॉलेज का उपयोग करना है।
आपको जीएस की नॉलेज का उपयोग करना है। जैसे कि उसने पूछा दिन दूनी रात चौगुनी होना, तो आपको बताना है जो भी किताब में दिया है दिन दूनी रात चौगुनी का क्या उसमें दिया है, एक शब्द में बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि भारत की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक संपन्नता दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। इस तरीके से आपको जीएस का नॉलेज यूज करके हिंदी में बताना है। ये आपका हो गया मुहावरा। अब एक लर्निंग जो मेरी रही इस पेपर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी लर्निंग क्या रही इस पेपर से, हिंदी के पेपर से। लर्निंग माई एक्सपीरियंस। पहला समय। पहला समय बहुत अधिक होता है, इसीलिए आप समय को यूटिलाइज करके नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखिए। जितना हो सके उसको नीट एंड क्लीन करके लिखिए। वो यही आपको आयोग चाहता है। आयोग ने आपको बहुत ज़्यादा समय दिया हुआ है और आयोग ये चाहता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर लिखिए। पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत गलतियां की थी, मेरी काट पीट बहुत ज़्यादा रही थी, जिसके कारण से मुझको 81 मार्क्स मिले थे। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने कहीं पे भी काट छाट नहीं की थी, बिल्कुल सोच समझ के मैंने शब्दों का प्रयोग किया था, इसीलिए शायद नंबर ज़्यादा मिले। और मैंने आरटीआई लगाई थी, मुझे यही पता चला कि उसमें मेरे को नंबर ज़्यादा इसीलिए मिले हैं क्योंकि मैंने काट पीट नहीं की थी। दूसरा है 70 नंबर को टारगेट करना है। इस पे टारगेट आपका होना चाहिए 70 नंबर पे। यहाँ पे कि आपने 70 नंबर पे टारगेट किया है, वो आपको ज़्यादा। मेरे को इसमें मुहावरों में 27 नंबर मिले थे। 27 नंबर मिले थे मुझे मुहावरों में, क्योंकि मैंने इस बार 70 नंबर पे ज़्यादा टारगेट किया था। तीसरी लर्निंग थी मेरी, वर्तनी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, शब्द शुद्ध होने चाहिए, मात्रा भी बहुत, मात्रा पे विशेष ध्यान दिया था मैंने इस बार कि मात्रा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। चौथा है व्याकरणोचित। व्याकरणोचित। देख लीजिए अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उसको, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। व्याकरण व्याकरण उचित होना चाहिए, तर्क संगत चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। पहला सेशन था, धीरे सेशन आते रहेंगे। शैलेंद्र सर भी बीच में सेशन लेंगे, आपको 5 और 6 के बारे में बताएंगे। चलिए बाय।